Assalamu alaikum everyone. So in this video we are going to start the chapter which is the reproductive health. ठीक है, अब reproductive health में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में वो ये सारे हैं. ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले हम लोग reproductive health की डेफिनेशन पे आ जाते हैं. ठीक है, वाइवा में reproductive health की डेफिनेशन इसी तरह पूछते हैं जैसे बुक में लिखी हुई है. ठीक है, अच्छा एक्सेल में जैसे लिखी है वैसे ही बतानी है. ठीक है, reproductive health is a condition. ठीक है, इज इट डिफाइन एज अ कंडीशन इन विच रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इज अकम्प्लिश. ठीक है, इन स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग. ठीक है, एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस. ठीक है, देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या होता है, इट इज़ डिफाइन एज अ कंडीशन. ठीक है, इन विच रिप्रोडक्टिव ये एक कंडीशन है जिसमें रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो होता है वो अकम्प्लिश्ड होता है इन फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग. ठीक है, एंड नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस. ठीक है, अच्छा अब रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं. कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, सबसे पहले फर्टिलिटी रेट की रेगुलेशन होती है कि कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं. ठीक है, उसकी रेट की रेगुलेशन होती है. ठीक है, फिर उसके बाद इनफर्टिलिटी आ जाती है. ठीक है, अच्छा फिर मदर की हेल्थ आ जाती है. ठीक है, सेफ मदरहुड आ जाता है और बच्चे की हेल्थ आ जाती है जिसमें हमारे पास न्यूबॉर्न की केयर आ जाती है. ठीक है, इसके अलावा एसटीडीज़ आ जाते हैं, मैलिग्नेंसीज आ जाती हैं रिप्रोडक्टिव एरिया की. ठीक है, एंड इसके अलावा जो है वो दैट्स इट, वेयर डन. क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है कंपोनेंट्स में, हम लोगों ने जो है सबसे पहले फर्टिलिटी रेगुलेशन पढ़ा है, सेकंड हम लोगों ने जो है वो इनफर्टिलिटी पढ़ा है, फिर हम लोगों ने मैटरनल हेल्थ पढ़ा है और हमने चाइल्ड हेल्थ पढ़ा है. ठीक है, फिर इसने मैलिग्नेंसीज एंड हम लोगों ने इन्फेक्शंस पढ़े हैं, एसटीडीज़ वगैरह. ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं मैटरनल मॉर्टेलिटी एंड मैटरनल मॉर्बिडिटी. ठीक है, मॉर्टेलिटी जो है हम डेथ को कहते हैं और मॉर्बिडिटी जो है वो डिजीज़ को कहते हैं. ठीक है, अब देखो मैटरनल मॉर्बिडिटी क्या है. मैटरनल मॉर्बिडिटी इज़ अ डिज़ीज़. ठीक है, क्या होता है कि हमारे पास प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइट एंड ड्यूरेशन, अगर कोई डिज़ीज़ हो जाए, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल को इररिस्पेक्टिव ऑफ साइट एंड ड्यूरेशन फीमेल को कोई डिज़ीज़ हो जाए, ठीक है, तो उसको हम मैटरनल मॉर्बिडिटी कहते हैं. ठीक है, अब ये मैटरनल मॉर्बिडिटी एंड वन थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, देयर शुड नॉट बी एनी एक्सीडेंट और इंसिडेंट. ठीक है, अब फीमेल जो है वो अगर सीढ़ियों से गिर गई है या वो कार एक्सीडेंट हो गया या जहाज़ क्रैश हो गया, ठीक है, तो दैट्स नॉट अ मैटरनल मॉर्बिडिटी. ठीक है, उसकी वजह से अगर कोई डिजीज़ या इंजरी वगैरह हो गई है. ठीक है, तो क्या मैटरनल मॉर्बिडिटी इज़ दी डिसऑर्डर्स दैट इज़ गोइंग टू बी हैपन एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है, टू द फीमेल irrespective of the site and duration and with no incidence or accident. ठीक है, and now we're gonna have three type of the maternal morbidity. First is the direct obstetric morbidity, indirect obstetric morbidity and psychological obstetric morbidity. ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी. ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी जो होती है ना, ये हमारे पास मेनली डेथ होती है प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के 42 दिन तक अगर फीमेल डाई कर जाए, ठीक है, तो उसको आप मैटरनल मॉर्टेलिटी कहते हो. ठीक है, एंड इट शुड नॉट बी बिकॉज ऑफ एनी एक्सीडेंट और इंसिडेंट इन रिस्पेक्टिव ऑफ द साइट एंड ड्यूरेशन. ठीक है, अच्छा ये हो गया मैटरनल मॉर्टेलिटी. ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है कि एक फीमेल है, प्रेग्नेंट थी, वाइल वॉकिंग ऑन द रोड get hit by a car and die on spot. Will it include in death in maternal mortality? No, because she died because of the accident or incident. ठीक है, अच्छा अब आते हैं लेट maternal death. Late maternal death is a death that happens after 42 days of pregnancy till 1 year. ठीक है, मतलब कि
आफ्टर 42 डे ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर 1 साल तक अगर फीमेल डाई कर जाए एंड इट्स बिकॉज ऑफ द consequences of the pregnancy, so that's called the maternal mortality and that's late maternal mortality. ठीक है, फिर इसके बाद आता है प्रेगनेंसी रिलेटेड डेथ. जो प्रेगनेंसी की वजह से जो डेथ होती है उसको आप प्रेगनेंसी रिलेटेड डेथ कहते हो. ठीक है, अच्छा, फिर आते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो MMR. ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट. रेट में क्या होता है? रेट में हम सबसे पहले मैटरनल मोर्टेलिटी, ठीक है, पर मैटरनल मोर्टेलिटी ऊपर आएगा. ठीक है, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव एज फीमेल्स आ जाएंगी जिनकी एज होगी 15 से लेकर 49 तक. ठीक है, क्या ऊपर मोर्टेलिटी मैटरनल मोर्टेलिटी आएगा. ठीक है, और नीचे जो है वो फीमेल्स आएंगी जो रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंच गई हैं 15 से 49 ईयर की, मल्टीप्लाई बाय 100,000. ठीक है, अच्छा, दिस इज़ द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट. मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो में क्या होता है? रेट में तो आपने कह दिया रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नहीं सॉरी, मैटरनल मोर्टेलिटी डिवाइड बाय द रिप्रोडक्टिव एज फीमेल. ठीक है, और जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो है तो रेशो दो डिफरेंट चीज़ों के बीच में होता है ना. तो उसमें क्या होगा कि डेथ मैटरनल मोर्टेलिटी, ठीक है, डिवाइड बाय लाइफ बर्थ्स मल्टीप्लाई बाय 100,000. दिस इज़ दी मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो MMR. अब MMR तीन चीज़ों की एब्रीवेशन है. MMR एक मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, एक मीजल मम्स रूबेला है और एक हमारे पास मास मिनिएचर रेडियोग्राफी है. ठीक है, ये वाइवा वगैरह में पूछ सकते हैं. ठीक है, अच्छा, ये हम लोगों ने बता दिया कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो क्या होता है कि हमारे पास डेथ्स डिवाइड बाय लाइफ बर्ड्स मल्टीप्लाई बाय 100,000. ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं कॉजेज़ ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी. मैटरनल मोर्टेलिटी की कॉजेज़ क्या होती हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, दो कॉजेज़ होती हैं, मेन कॉजेज़ होती हैं, कंट्रीब्यूटरी कॉजेज़ होती हैं. ठीक है, अब मेन कॉज क्या हो सकती है? मेन कॉज सबसे पहले हमारे जैसे ये एशिया है ना, यहाँ पे ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान वगैरह हो गया या हमारे पास बांग्लादेश हो गई है ना. ठीक है, तो इन कंट्रीज़ में हमारे पास सबसे पहले हीमोरेज के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक है, हीमोरेज हो गई. ठीक है, सेकंड हमारे पास है हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्जिया एंड एक्लेम्जिया. दिस इज़ वेरी कॉमन इन पाकिस्तान इन डेवलपिंग कंट्री. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो एनीमिया हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकती है. ठीक है, इसके अलावा पल्मोनरी एंड एम्बोलिज्म एंड एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो सकता है. ठीक है, इसके अलावा एनेस्थीसिया की वजह से कोई एक्सीडेंट हो सकता है जिसकी वजह से कार्डिक अरेस्ट एंड गैस्ट्रिक कंटेंट की इनहेलेशंस हो सकती हैं. ठीक है, तो कॉजेज़ क्या है मैटरनल मोर्टेलिटी के? ये हेमोरेज हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, इसके अलावा एनीमिया हो सकता है, माल न्यूट्रिशंस हो सकते हैं एंड देयर कुड बी एम्बोलिज्म्स एंड एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशंस. ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं कंट्रीब्यूटरी कॉजेज़. कंट्रीब्यूटरी कॉजेज़ में क्या हो सकता है? कंट्रीब्यूटरी कॉजेज़ में हो सकता है कि अगर फ़ीमेल को कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन थी या उसकी एज ज़्यादा थी, पैरिटी मतलब कि ज़्यादा प्रेग्नेंट हो चुकी है, ज़्यादा बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, सोशल क्लास उसकी देखते हैं, उसकी लिविंग देखते हैं, उसकी डाइट वगैरह को देखते हैं, फैमिली साइज़, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूटरी कॉजेज़ में. प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस देखते हैं, एज देखते हैं, पैरिटी देखते हैं, फैमिली साइज़ वगैरह, फैमिली वो एनवायरनमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग कंट्रीब्यूटरी कॉज ऑफ द मैटरनल मोर्टेलिटी में डाल सकते हैं. ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं हमारे पास हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को रेशो को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, रेशो को हम ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं कि हम लोग प्रॉपर जो है वो बर्ड स्पेस बना लें. ठीक है, प्रॉपर जो है वो एम्बुलेंसेस जो हैं वो प्रोवाइड करें. ठीक है, प्रॉपर रोड एक्सेस प्रोवाइड करें. ठीक है, मदर को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, मदर को जो है वो प्रॉपर एनीमिया ना हो, उसको प्रॉपर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स वगैरह हो का पता हो. ठीक है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ हाई रिस्क केसेस के बारे में हमें पता हो, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना है, ये सारी चीज़ें हैं. ठीक है, फीमेल की एजुकेशन इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अच्छा, अब आते हैं सबसे अच्छा, अब हमारे पास है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम अक्रॉस अ वुमेन लाइफ टाइम. ठीक है, मतलब कि एक फ़ीमेल है, उसकी पूरी लाइफ में हेल्थ रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं. ठीक है, अच्छा, देखो हमारे पास इस अब एजेस हैं 0 से 9 है, 10 to 19 है, 19 to
सॉरी 20 to 44 एंड 45 ऑनवर्ड है, ठीक है। 0 to 9, 10 to 19, 20 to 44 एंड ऑनवर्ड, ठीक है। अब 0 to 9 की फ़ीमेल होती है तो उसमें क्या होता है कि उसमें सेक्स सेलेक्शंस होती हैं, ठीक है। मतलब कि फ़ीमेल पे डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा हार्मोन ज़्यादा हो रहा है, एस्ट्रोजन हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन हो रहा है, तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू दैट उसकी डेवलपमेंट होगी, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद इसमें एक वो चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं जेनिटल मल्टीलेशन, मतलब कि जो एक्सटर्नल जेनिटेलियाज होते हैं फीमेल के, वो जो होते हैं कुछ एरिया में इलीगली रिमूव कर दिए जाते हैं, जिनका ये लेबिया मेजोरा वगैरह, माइनोरा वगैरह, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है डिस्क्रिमिनेटरी न्यूट्रिशन, मतलब उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होता 0 to 9 में। अब फिर इसके बाद आते हैं 10 to 19। 10 to 19 में क्या होता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो जाती हैं, अनसेफ अबॉर्शंस हो जाते हैं, एसटीडीज़ वगैरह बहुत कॉमन होते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास 20 to 44 में भी एसटीडीज़ हो रही है, अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज और अबॉर्शंस वगैरह आ जाते हैं। और 45 ऑनवर्ड जो है वो डिफरेंट ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, डायबिटीज़ एंड कार्डियोवास्कुलर एब्नॉर्मेलिटी एंड गायनेकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो ये। और लाइफ स्टाइल मेनली जो है ना फीमेल में वायलेंस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और डिप्रेशन है, ठीक है। इसके अलावा एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। अब हाई रिस्क पेशेंट्स कौन से होते हैं, हाई रिस्क अप्रोच इन प्रेगनेंसी, ठीक है, कि कौन से पेशेंट्स हाई रिस्क पे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले एज आ जाती है। एज में कौन सी फीमेल्स आ जाती हैं, वो फीमेल्स जो 18 साल से कम हैं और वो फीमेल्स जो 35 साल से ज़्यादा हैं, दे आर एट हाई रिस्क, ठीक है, दे आर द हाई रिस्क प्रेगनेंसी। इसके अलावा अगर बच्चे की एज आ जाती है कि वो प्री मेच्योर है कि पोस्ट मेच्योर है, ये भी डिपेंड करता है, देयर आर ऑल्सो हाई रिस्क पेशेंट्स, ठीक है। इसके अलावा हम जो बेबी होता है उसके हम फंडस का साइज़ भी मालूम करते हैं, ठीक है, कि वो हमारे पास उसका साइज़ क्या है, ठीक है। अब देखते हैं कि फ़ीमेल जो है वो ग्रैंड मल्टीपैरा तो नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर उसके बच्चे ऑलरेडी 5 बच्चे हो चुके हैं तो यूट्रस जो है वो वीक हो चुका है, ठीक है। तो इन दैट कम्प्लिकेशन शी इज़ ऑल्सो हाई रिस्क पेशेंट, ठीक है। अच्छा, फिर हम देखते हैं स्टेचर ऑफ द बेबी, ठीक है, स्टेचर देखते हैं। फिर इसके बाद वो देखते हैं ट्विन बेबी तो नहीं है, ट्विन बेबी में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है। मॉल प्रेजेंटेशंस देखते हैं कि वो ब्रीच है कि पोडल है कि सेफेलिक है, क्या है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया वगैरह आ जाता है, ठीक है। एंड इसके अलावा हमारे पास जो है वो हो सकती हैं अम, वो हो सकती हैं पास्ट ऑप्स बैड हिस्ट्रीज़ हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रेगनेंसी एसोसिएटेड डिजीज़ जिसमें डायबिटीज़, मेलाइटिस, एपिलेप्सी और किडनी डिजीज़ वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले अब दोबारा बताता हूँ, हाई रिस्क पेशेंट पे क्या है, बच्चे की एज आ जाती है, फीमेल की एज आ जाती है। इसके अलावा ग्रैंड मल्टीपैरा आ जाता है, ट्विन्स आ जाते हैं, प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया आ जाता है, एनीमिया आ जाता है, माल न्यूट्रिशन आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बैड ऑप्स एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, ठीक है। एंड वो आ जाते हैं प्रेगनेंसी एसोसिएटेड विद डिजीज़, जिसमें प्रेगनेंसी की वजह से जो डिजीज़ होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, हमारे पास 2017 के एनुअल यूएचएस पेपर है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि रिस्क ऑफ मैटरनल डेथ इज़ डेवलपिंग कंट्री इज़ 1/6 एंड डेवलप कंट्री में 1/2800 होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है कि एंटीनेटल केयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ सेफ डिलीवरी ऑल्दो सर्टन ऑप्स emergency cannot be predicted although antenatal screening women can educated to recognize and act on symptoms leading to potential serious condition. The central purpose of the antenatal care is to identify high risk cases, ठीक है। हाई रिस्क केसेस को मालूम करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब फीमेल है ना, तो अगर उसके सबसे पहले आपने एटलीस्ट 6 हाई रिस्क कंडीशंस बतानी है, ठीक है। विच वार्निंग शुड मदर गिवन, ठीक है। वार्निंग ये है कि ऑब्वियसली एक फ़ीमेल है जो हाई रिस्क है, ठीक है, तो उसकी फैमिली प्लानिंग के बारे में उसकी गाइडेंस, उसकी एजुकेशन, उसको सेक्स एजुकेशन देना ज़रूरी है, उसकी काउंसलिंग करना ज़रूरी है, उसको ये बताना है, उसको कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब अच्छा, ये तो आसान है, ये वाला आसान है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।